नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जो हो चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन जाएगा, इसके बारे में थोड़ा लेखा जोखा देख लेंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक सुभाष काली जी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, क्या वहाँ बदलाव की स्थिति है। खासकर कांग्रेस जो इस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश को पूरी तरह से एकदम अपने कब्जे में बना कर रखी है, ऐसा उसको लग रहा है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान को इस बार फिर से रिपीट करेगी। फिलहाल जो हालांकि जो है पिछली बार जो है कांग्रेस तो जीत गई थी, लेकिन सत्तांतर बाद में हुआ और इसमें बीजेपी का सत्ता है। तो सर, अब क्या मानते हैं सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या मानते हैं सर कि जो अभी 5 राज्यों चुनाव है, इसमें खासकर भाजपा और कांग्रेस की आर पार की लड़ाई है दोनों की, और इसे लोकसभा के पहले की सेमीफाइनल चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या मानते हैं? सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में, जिसके बारे में काफी चर्चा है कि इस बार बीजेपी वहां पर थोड़ा खिसकती हुई नजर आ रही है, जैसा पहले हुआ था इसके पहले। एक तो लोकसभा की ये सेमीफाइनल मैं नहीं मानता जी। इसका कारण ये है कि तेलंगाना और मिजोरम ये बहुत छोटे राष्ट्र हैं जी। उनका इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन पे कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 2 बड़े राज्य हैं और उनका इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन के ऊपर हो सकता है जी। और दूसरा ऐसा है कि लोकसभा में जो अपने मतदाता है वो ये देखते हैं कि मुझे दिल्ली के कुर्सी पे किसको बिठाना है, और विधानसभा की जो चुनाव होते हैं, विधायकों के चुनाव होते हैं, वहां पे ये देखता है कि सीएम के कुर्सी पे किस पार्टी के नेता को बिठाना है, यानी स्थानीय पार्टी किसकी। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसको सेमीफाइनल कहना या उस तरीके से उसकी चर्चा करना कोई गलत है जी। अभी रही बात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जी। राजस्थान को आज तक का तो उनका ट्रेंड तो ऐसा ही है कि एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, उनका वो तो मतलब हेड-टेल चलते रहता है। हाँ, हमेशा चेंज होते ही रहता है। और लेकिन इस बार भाजपा की वहां पर नहीं, हाँ, मतलब अगर ये हिसाब से जाओ तो भाजपा का नंबर लगेगा जी। लेकिन मैं उस बात पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं वहां की आज की पोजीशन की बात करना चाहता हूँ। आज अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से जो जो सुविधाएं, जो जो लाभार्थी वहाँ पे तैयार हुए हैं, लोग वहाँ के राजस्थान के लोगों को अनेक योजनाओं का जो लाभ मिला है, वो सब देखने के बाद बीजेपी की ताकत वहाँ से बढ़ी है। नंबर 2 बात यह है कि गहलोत सरकार जो अभी राजस्थान में 5 साल से है, उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का बहुत बड़ा फटका मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 साल में उनका कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम नहीं हुआ या ठोस काम लेकर वो जनता के सामने नहीं आए। दूसरा, रेप केसेस, ये आंदोलन, ये भी उनके राज्य में होता गया और उसका नेगेटिव इफेक्ट काफी हुआ है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का आने वाली लोकसभा के हिसाब से जो आज पूरे देश में काम चल रहा है, उसका फायदा बीजेपी को राजस्थान में जरूर होगा। और तीसरी हमारी सबसे अहम बात, क्या जो हमारे बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर है जी, जो स्टार कैंपेनर कौन है, तो एक बार कहा था कि राहुल गांधी स्टार कैंपेनर है बीजेपी के लिए। उसका कारण ऐसा है कि अभी राहुल गांधी ने राजस्थान की सभा में बोल दिया कि मोदी पनौती है। तो ये मतलब पनौती मोदी। अभी एक मेरे ख्याल से उनका जो बोलने का जो ये था कि भाई इंडिया, भारत वर्ल्ड कप हार गई, और उसी बाद उनका स्टेटमेंट आ गया कि पीएम मतलब पनौती मोदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये पीएम को पनौती कहना और उसको मैच के साथ कनेक्ट करना, ये सब बच्चों जैसी बात हो गई, और बच्चों भी नहीं, मूर्खता की बात है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि लोगों के ऊपर गलत असर होता है। कांग्रेस जो कैंपेन ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी, राजस्थान में अच्छी तरह से कैंपेन
उनका उभर रहा था, राहुल गांधी के ये स्टेटमेंट ने उनको नीचे डाल दिया और इसकी वजह से उनको डेफिनेटली वो माइनस हो गए हैं राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट से। राजस्थान में तो हुए ही है और मध्य प्रदेश में भी हुए, तो इसीलिए राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आना मेरे हिसाब से तय है। राजस्थान में देखा जाए सर कि वहाँ पर जिस तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो लड़ाई आपस में देखी गई है, एक तरह से देखा है तो पक्ष विपक्ष लड़ाई की तरह से चल रहा था वो, उसका क्या फायदा मिल सकता है भाजपा को, या भाजपा ही इसमें बैकग्राउंड में काम कर रही थी, सचिन पायलट को अपने झांसे में लेके जो है कुछ वहाँ गेम कर रही थी? पिछले 2 साल से तो यही देख रहा था मैं। गहलोत काफी सीनियर नेता है राजस्थान के, मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में राजस्थान के कई इलेक्शंस हुए। पायलट यंग ब्लड है, जवान है और वो उनके काफ़ी एम्बिशियस भी है, और एम्बिशियस होते हुए भी उनको वहाँ पे राजस्थान में एक यंग जनरेशन जो है, वहाँ के जो युवा है और कुछ जो लोग कार्यकर्ता है, कुछ विधायक है, उनके साथ भी है। अब ये इंटरनल पार्टी डिफरेंसेस पायलट और गहलोत ये तो कई सालों से चल रहा है, ये आज का नहीं है। कई बार ऐसा मतलब सिचुएशन भी आई कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, फिर पायलट निकलने पार्टी छोड़ने को निकले थे वगैरह वगैरह, ये तो चलते रहे। तो इसका इफेक्ट पार्टी के 2 विभाजन में तो होता ही है किसी भी हालत में, और उसका इफेक्ट इलेक्शन के ऊपर भी असर भी होता है। कल जाके सीएम कांग्रेस को अगर वोट देते हैं और कांग्रेस मेजोरिटी आती है तो सीएम कौन बनेगा, पायलट बनेंगे या गहलोत बनेंगे, इसके बारे में भी लोगों के मन में शंका है। और जैसे मैंने कहा कि अभी कांग्रेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की है कि 5 साल में जो उनका काम है वहाँ का, वो बिल्कुल ठप हुआ है। लोग नाराज है, उनको एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और ये उनकी इंटरनल पार्टी, देखो इंटरनल डिस्प्यूट्स और इंटरनल पार्टी हर पार्टी में होती है, लेकिन ये दोनों बड़े लीडर हैं, और जब 2 बड़े लीडर आमने सामने होते हैं तो इसका इफेक्ट ज़्यादा हो। छोटे मोटे तो चलते ही रहता है, लेकिन ये काफ़ी 2 बड़े लीडर हैं जो दोनों एम्बिशियस है, दोनों को मुख्यमंत्री कुर्सी की आशा है, और उसमें ये गठबाजी में हो सकता है कि ये उनके सीट गिराने की कोशिश करे, ये उनके सीट गिराने की कोशिश करे, आपस में टकराव हो सकता है, और उसका फायदा नेचुरली बीजेपी को। सर बीजेपी की बात करें तो वहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। ऐसी भी चर्चा है कि भाजपा नहीं चाहती कि वसुंधरा राजे को फिर से सीएम बनाया जाए वहाँ पर, क्योंकि उनका भी एक अलग गुटबाजी चल रही है वहाँ पर। तो क्या लगता है वहाँ को इस बार चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी की हो, सत्ता आती है तो क्या एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री का? आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों ने जी मुख्यमंत्री करके किसी का नाम आज तक प्रोजेक्ट किया नहीं। न गहलोत तो सिटिंग में सीएम है, फिर भी उनका नहीं हुआ है, न पायलट को हुआ है, न वसुंधरा राजे को हुआ है, या किसी और को, न भाजपा ने दी। तो ये राजस्थान की यही इलेक्शन की ये इम्पोर्टेंस है कि नेता के ऊपर नहीं, पार्टी के ऊपर इलेक्शन हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी, ऐसी इलेक्शन है, ना कि गहलोत के खिलाफ वसुंधरा या पायलट के खिलाफ कोई और। ये टोटली पार्टी के खिलाफ है, जिसके अभी विधायक चुन के आने के बाद जिसको मेजोरिटी मिलेंगी, अपने तरह जो नेता चुना जाएगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन राजस्थान में मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए दोनों पार्टी, मतलब साफ साफ संदेश है कि एक बार नया चेहरा कुछ दिख सकता है, आ सकता है। बिल्कुल नया चेहरा। अब आते हैं सर राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जिस तरह राजस्थान हो गया, अभी मध्य प्रदेश तरफ आते हैं हम। मध्य प्रदेश में सर जिस तरह से पिछले चुनाव में देखा गया तो कुछ ही सीट के अंदर से भाजपा जो है पीछे रह गई थी। उसके बाद 1 साल के अंदर ही जो है कमलनाथ सरकार को गिराया गया और सिंधिया को जो है पार्टी में लेके सत्तांतर किया गया। तो क्या लगता है कि वो इफेक्ट इस बार भाजपा को, मतलब कि लोग दे पाएंगे या कि भाजपा को गिराने की कोशिश करेंगे इस बार? नहीं, देखो मुझे जब भी कहा कि वो सिंधिया बाहर आए, कमलनाथ जी की सरकार चली गई और पिछले 4 साल से ज्यादा भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है। 4 साल ये ले लो, बाकी 10 साल पहले का भी ले लो। उसके पहले भी शिवराज पाटिल, शिवराज चौहान भी मुख्यमंत्री थे, और उनका एक अच्छा स्वच्छ चरित्र का और काम करने वाला नेता, ऐसी उनकी इमेज है।
और बीजेपी ने, उन्होंने ये इमेज अपनी संभाली है और बीजेपी ने भी उनको बढ़ावा दिया है। आज लोग यही चाहते हैं कि हमको अगर मुख्यमंत्री अगर कोई हो तो शिवराज चौहान जैसा ही हमको सीएम चाहिए। और वहाँ पे जो उसके जो फीडबैक आ रहा है मध्य प्रदेश से कि इस बार बीजेपी काफ़ी अच्छी संख्या में चुन के आएगी मध्य प्रदेश में और सत्ता फॉर्म करेगी। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है, पूरी ताकत लगा रही है, पूरी ताकत लगा रही है। वहाँ पे कई नेताओं के सभाएं हुई है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार फिर से पलटा पलटे और कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश में ये दिखाई नहीं दे रहा है। आज मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि बीजेपी की सत्ता वहाँ रिपीट हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी सर चेहरे को लेकर लड़ाई है कि शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया, बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि सिंधिया भी जो है काफ़ी प्रयास हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अभी केंद्र में वो मंत्री भी हैं, तो वहाँ से जो है राज्य में आ सकते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, अभी मैंने जैसे कहा, जैसे राजस्थान की स्थिति है, वहाँ पायलट है और यहाँ सिंधिया है, यंग ब्लड है दोनों। वहाँ पे गहलोत है, यहाँ पे शिवराज चौहान जी है, दोनों ही बुजुर्ग नेता हैं। तो ये पार्टी के ऊपर निर्भर है कि पार्टी एक बार चुनाव होने के बाद, मेजॉरिटी में आने के बाद, वो पार्टी फिर तय करेगी कि इस सिचुएशन में कौन से नेता के हाथ में राज्य की डोर देनी चाहिए। और अगर उनको ऐसा लगता है तो जो सीनियर नेता है उसके दी जाएगी, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, अभी यंग जनरेशन को बढ़ावा देना चाहिए, तो यंग जनरेशन के पास जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है, आज ऐसा लग रहा है मुझे कि फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है, हो सकता है कि नया चेहरा या नए खून को, नए ब्लड को संधि मिल सकती है जी। खासकर उसका फायदा लोकसभा में कितना हो सकता है, उसको देखा जाएगा, वो भी देखा जाएगा। और आगे चलकर देखो, पार्टी में आखिर तो चलते ना, नेता बुजुर्ग होते जाते हैं। एक आज नेता आया, दूसरा गया, अटल जी गए, मोदी जी आए, वो तो चलते रहते, ये सिलसिला है, बदलाव तो होता है। लेकिन पार्टी आगे कैसे बढ़े, किसके नेतृत्व में पार्टी को बढ़ाना है, किसका नेतृत्व आगे चल सकता है। अभी देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी को लाना जी, महाराष्ट्र का सर्वे सर्वा बीजेपी ने किया उनको, उसके पीछे भी एक सोच थी कि अभी जो नेता है उनके बाद ये यंग ब्लड है और पिछले 20 साल तक नेतृत्व दे सकते हैं, और देवेंद्र जी को महाराष्ट्र में उन्होंने नंबर 1 किया। वैसे ही हो सकता है मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया का नंबर लग सकता है। माधवराव सिंधिया ने, उनके बेटे का नाम ज्योतिराज सिंधिया का। माधवराव सिंधिया तो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया वो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल है। सर छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार है, वहाँ बघेल को लेकर काफ़ी जो है करप्शन को लेकर काफ़ी वहाँ पर जिसमें बोलबाला चल रही है कि जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस, उसने करप्शन बहुत ज़्यादा बड़ी पैमाने में किया है और उसका खुलासा भी हुआ है। तो क्या वहाँ की जनता जो है फिर से उसी को रिपीट करेगी या बदलाव वहाँ पर भी होगा? क्योंकि वहाँ पर भी बदलाव होते रहता है। मिजोरम में नहीं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का भी वही ट्रेंड है, एक बार ये एक बार वो। और छत्तीसगढ़ का आज क्यों कार्य, जैसे आपने कहा कि उधर करप्ट, बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट, ऐसा उसके ऊपर लेबल लग गया है। और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि जनता पलट जाए और पलट जाए, और ये जो अभी फिलहाल जो सरकार है, वो सरकार को नीचे खींचकर दूसरी सरकार आ सकती है। वहाँ क्या लगता है कि किस तरह की सिचुएशन रहते हैं और किस हालत में वहाँ चुनाव होते हैं? वहाँ पर नक्सली एरिया भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, छत्तीसगढ़ एक तो नक्सलेट एरिया है, वहाँ पे विकास उस हिसाब से जितना बाकी के राज्यों में उसीलिए तो उसको अलग राज्य बनाया कि उसका भाई विकास हो, और उस हिसाब से उधर फंडिंग काफ़ी हो रही है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा फंडिंग, उनके पास मिनरल्स और नेचुरल सोर्सेज बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल उस जनता को उसका फायदा नहीं हो रहा है। और इसी वजह से अभी छत्तीसगढ़, कारण ये है कि केंद्र में अलग सरकार, यहाँ पर अलग सरकार। हाँ, ये मानते हैं आप? ये काफी है। अगर अभी समझो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को डेफिनेटली होने वाला है, और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और वहाँ के जो रिसोर्सेस है उसका फायदा वहाँ की जनता को मिलेगा अगर दोनों
केंद्र में और राज्य में सरकार एक पार्टी की है। अब आते हैं मिजोरम और तेलंगाना की। तेलंगाना में जो है जो चंद्रशेखर राव की वहाँ पर पार्टी है और वो काफ़ी मजबूत स्थिति में वहाँ पर है। अब उनका लड़ाई मेरे ख्याल से भाजपा से नहीं, कांग्रेस से। क्या मानते हैं आप? नहीं, वैसे मिजोरम और तेलंगाना दोनों में बीजेपी का जोर या उसकी ताकत बहुत कम है। मेरे ख्याल से तेलंगाना में कुछ 1 या 2 भी सीट्स है कि नहीं मुझे, और मिजोरम में भी वही हालत है। तो वहाँ पे बीजेपी को सिर्फ अपना नंबर बढ़ाना है जी, कि आज जिस स्थिति में है उससे हमारा काम बेहतर हो, ये दिखाने की कोशिश है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दोनों राज्यों में थोड़ा बढ़ेगी। सत्ता तो नहीं आ सकती, वो तो जाहिर है, लेकिन अपना काम के हिसाब से वो अगर अपना नंबर बढ़ाती है, अपने विधायकों का संख्या बढ़ाती है, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। इसका कारण ये है कि मिजोरम का कल्चर टोटली अलग है और उस कल्चर में बीजेपी जैसी पार्टी को काम करके उधर खड़ा होना एक बड़ा चैलेंज है और वो बीजेपी धीरे धीरे कर रही है। और तेलंगाना का हालत ऐसी है कि चंद्रशेखर राव लोगों को इतनी मुफ्त सुविधा देना और उनका एक ऐसा इमेज, देखो पूरे तेलंगाना का फॉर्मेशन जो हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना हुआ, वही एक मुद्दा था कि अस्मिता का, तेलंगाना की अस्मिता का, और उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अपना काम खड़ा किया हुआ है और लोग उनके पीछे है भी। वो अभी फिलहाल महाराष्ट्र और इधर उधर हाथ पांव मारने की कोशिश में है, लेकिन उनको ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी भी उन्होंने नेशनल पार्टी करने की कोशिश में है और कहीं दूसरे राज्यों में हाथ फैलाने की और पांव फैलाने की कोशिश में है। लेकिन तेलंगाना में हो सकता है कि उनकी सरकार आए, लेकिन उनको जिस तरीके से पिछली बार जो उनको सपोर्ट मिला था, जो उनको नंबर मिला था विधायकों का, वो इस बार उनका नंबर डेफिनेटली कम होने वाला है। और हो सकता है सत्ता आ जाएगी उनकी, लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो हम चर्चा कर रहे थे 5 राज्यों के चुनाव का, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में बीजेपी बाजी मार ली। और इसमें आर पार की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, नेशनल पार्टी दोनों ही है। और दोनों जो है इस चुनाव के जरिए जो है लोकसभा का भी अपने जो है सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। हालांकि काले साहब बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि पिछली बार भी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश भाजपा वहाँ से हार गई थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो उनकी संख्या जो है कहीं ज़्यादा ही हाँ, वही लोकसभा के लिए वोट करना और विधानसभा के लिए वोट करना और कॉरपोरेशन के लिए वोट करना, आज हमारा मतदार अब बहुत होशियार है जी, और वो अच्छी तरह जानता है कि वो दिल्ली पे किसको मिटाना है। राज्य में दिल्ली की बात करो, दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी को बहुमत मिलता है बिल्कुल, लेकिन लोकसभा की सब सीटें बीजेपी को मिलती है। इसका मतलब वोटर कितना होशियार है कि कब कहाँ किसको वोट देना है, किसको कहाँ बिठाना है, वो जानता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चुनाव तो होंगे, उसके परिणाम भी आएंगे, सत्ता किसी की भी बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। आवश्यकता भी है और हो भी सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का वैल्यू बढ़ाइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।